सार सक्सेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम अप्रोच की, जिसे पॉलिटिकल साइंस में प्रतिपादित किया है डेविड ईस्टन ने। लेकिन इससे पहले कि हम सिस्टम अप्रोच को आपको आसान भाषा में और अच्छे तरीके से समझाएं, सबसे पहले हम डेविड ईस्टन के बारे में जान लेते हैं। डेविड ईस्टन कैनेडियन बॉर्न अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पहली बार सिस्टम अप्रोच को प्रतिपादित किया था और 1950 के दशक में शुरू हुआ बिहेवियरलिस्ट रेवोल्यूशन और 1970 के दशक में शुरू हुआ पोस्ट बिहेवियरलिस्ट रेवोल्यूशन के ये अग्रदूत रहे हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स रही है, जैसे द पॉलिटिकल सिस्टम 1953, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1956, सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 1990। और इन सभी राइटिंग्स में इन्होंने सिस्टम अप्रोच को व्याख्यात किया है, सिस्टम अप्रोच का वर्णन या फिर जिक्र इन सभी रचनाओं में किया है। लेकिन इनकी अक्षय कृति द पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि उन्होंने 1953 में लिखी, रही है। 1967 में डेविड ईस्टन का एक इम्पॉर्टेंट एसे पब्लिश होता है जिसका नाम है द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। और इस एसे की खास बात ये रही है कि इस एसे में इन्होंने 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस स्टोन्स की बात की है बिहेवियरलिज्म की, जिसमें प्रमुख है, पहला है रेगुलरिटीज, दूसरा है वेरिफिकेशन, तीसरा है टेक्निक्स, चौथा है क्वांटिफिकेशन, पांचवा है वैल्यू फ्री स्टडी, छठा है सिस्टमेटाइजेशन, सातवां है प्योर साइंस और आठवां है इंटीग्रेशन। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारी बिहेवियरलिज्म पे बनाई गई वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख ले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बिहेवियरलिज्म पर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डेविड ईस्टन के द्वारा दिए गए 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स की भी बात की है। तो आप डिटेल में उस वीडियो में इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। इससे पहले कि हम डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच को अच्छे से समझें या फिर पढ़ें, हम एक एक करके पॉलिटिकल, सिस्टम और अप्रोच जैसे शब्दों को भी समझ लेते हैं। पॉलिटिकल मीन्स रिलेटिंग टू द वे पावर इज अचीव्ड एंड यूज्ड इन अ कंट्री और सोसाइटी। जब हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि एक समाज में या फिर देश में शक्ति किस तरह से प्राप्त की जाती है, कौन प्राप्त करता है, और देश में या फिर सोसाइटी में, समाज में किस तरह से इसे प्रयोग में लाया जाता है, तो उसे हम सिंपल भाषा में पॉलिटिकल कहते हैं। यानी कि पॉलिटिकल शक्ति से जुड़ी हुई अवधारणा है। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीज़ राजनीति से जुड़ी है वो अपने आप में पॉलिटिकल होती है। सिस्टम की अगर हम बात करें, सिस्टम मीन्स अ सेट ऑफ एलिमेंट्स और पार्ट्स, फंक्शनल और मटीरियल और बोथ विच आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरैक्टेड। तो सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये सेट होता है कुछ एलिमेंट्स का, कुछ पार्ट्स का, और ये जो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटरैक्टेड होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बॉडी का ही उदाहरण ले लेते हैं तो बॉडी क्या है, एक सिस्टम है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और इन्हीं एलिमेंट्स और पार्ट्स से बॉडी बनी होती है। और ये जितने भी ऑर्गन हैं या फिर एलिमेंट्स है या पार्ट्स है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है और इंटरैक्टेड है। अप्रोच की अगर हम बात करें, अप्रोच इज अ मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, ऑफ डीलिंग विद अ प्रॉब्लम। हम कुछ काम कर रहे हैं और उस काम में कुछ समस्या आ जाती है, तो उस समस्या से निपटने के लिए जो हम विधि अपनाते हैं वो एक दृष्टिकोण कहलाता है या फिर अप्रोच कहलाता है। गैब्रियल आलमंड कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के एक महान विद्वान रहे हैं। इन्होंने भी सिस्टम अप्रोच संबंधी एक महत्वपूर्ण परिभाषा को दिया है। ये कहते हैं, अ सिस्टम एम्प्लाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स एंड अ बाउंड्री ऑफ सम काइंड बिटवीन इट एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये कहते हैं कि सिस्टम में जो इसके पार्ट्स होते हैं यानी कि अंग होते हैं, उनकी अंतर निर्भरता होती है, और सिस्टम और इसका जो एनवायरनमेंट होता है उसमें कुछ या कई प्रकार की सीमाएं होती है। इस प्रकार से गैब्रियल आलमंड के द्वारा सिस्टम की दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम इसकी 3 विशेषताएं कह सकते हैं। पहला है वेरियस पार्ट्स, दूसरा है इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स, बाउंड्रीज। तो अगर हम उदाहरण के लिए एक बायोलॉजी का ही उदाहरण लें, यानी कि बॉडी को एक सिस्टम माने, तो बॉडी के एक वेरियस पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, और इन्हीं अंगों की वजह से बॉडी एक सिस्टम के रूप में काम करती है। और जितने भी हमारे अंग हैं, चाहे वो आइज़ हो, ईयर्स हो, कोई भी अंग हो, इनकी आपस में अंतर निर्भरता होती है,
वहीं कुछ सीमाएं भी होती है। जैसे आइज़ का काम देखना होता है, नाक का काम सूंघना होता है, ऑक्सीजन लेना होता है, ईयर्स का काम सुनना होता है। तो इनकी सीमाएं हैं, यानी कि अपने अपने काम हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए दूसरी तरफ अगर हम सिस्टम को पॉलिटिकल साइंस से जोड़ के देखें तो गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट एक प्रकार का सिस्टम है जिसके कुछ वेरियस पार्ट्स हैं, यानी कि अंग हैं, जैसे कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। और इन सभी अंगों की आपस में अंतर निर्भरता होती है, यानी कि न्यायपालिका के बिना कार्यपालिका और विधानपालिका भी काम नहीं कर सकती है, और उसी तरह कार्यपालिका के बिना न्यायपालिका और विधानपालिका भी काम नहीं कर सकती है। यानी कि ये सारे ऑर्गन या फिर पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं। उसी तरह से इन अंगों की कुछ सीमाएं होती है, बाउंड्रीज होती है। उदाहरण के लिए न्यायपालिका अपने क्षेत्र में काम कर सकती है, न्याय से संबंधित काम कर सकती है, विधानपालिका कानूनों का निर्माण कर सकती है, और कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित कर सकती है। अब हम सिस्टम अप्रोच की कुछ हिस्टोरिकल ओवरव्यू को देख लेते हैं। सिस्टम एनालिसिस फर्स्टली यूज्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन बायोलॉजिस्ट कार्ल लुडविग वॉन वर्टेनले इन बायोलॉजी। तो सबसे पहले सिस्टम अप्रोच यानी कि व्यवस्था उपागम को बायोलॉजी में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन बायोलॉजिस्ट कार्ल लुडविग वॉन बर्टेनले ने यूज़ किया था। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि टैलकॉट पार्सन्स ने भी इसे सोशियोलॉजी में यूज़ किया था, और फिर बाद में डेविड ईस्टन ऐसे पहले विचारक रहे हैं और प्रमुख विचारक रहे हैं जो अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए सिस्टम अप्रोच को प्रतिपादित किया था। दूसरी बात ये है कि ईस्टन का जो मॉडल है सिस्टम अप्रोच का, ये संबंधित है जो विकसित देश हैं उनकी स्टडी से संबंधित हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेविड ईस्टन ने सिस्टम अप्रोच का प्रयोग सबसे पहले चाइना में जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसका अध्ययन करने के लिए किया था। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेट में कई बार इसको पूछा जा चुका है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेविड ईस्टन कहते हैं कि सिस्टम अप्रोच इज़ आल्सो द सिस्टम लाइक अदर अप्रोचेस। तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि जो सिस्टम अप्रोच है वो भी अपने आप में एक सिस्टम है, दूसरी दृष्टिकोणों की तरह या फिर दूसरे उपागमों या अप्रोचेस की तरह। डेविड ईस्टन ने अपने प्रमुख वर्क द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में सिस्टम अप्रोच को प्रतिपादित सबसे पहले किया था। ईस्टन आर्ग्यूड दैट एनी पर्टिकुलर सिस्टम हैज़ टू बी सम सबसिस्टम्स एंड दीज आर इंटरडिपेंडेंट एंड दीज आर आल्सो हैव बाउंड्रीज। तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम में कुछ सब सिस्टम होते हैं, यानी कि उप प्रणालियाँ होती है, और ये सारी जितनी भी उप प्रणालियाँ हैं ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई है और इनकी कुछ सीमाएं भी है, बाउंड्रीज भी है। उदाहरण इन्होंने दिया है कि जैसे पॉलिटिकल सिस्टम और जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सोशल सिस्टम का ही पार्ट है, यानी कि उप प्रणालियाँ हैं। इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अ प्रोसेस टू चेंज इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है या फिर परिभाषा है जिसमें डेविड ईस्टन कहते हैं कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो अपने आप में एक प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस है, जिसमें इनपुट को हम आउटपुट में बदलते हैं, यानी कि आगत को हम निर्गत में बदलते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम डज कंटिन्यूसली वर्क। ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो हमेशा से निरंतर लगातार काम करता रहता है। दैट इज़ वाई ईस्टर्न्स सिस्टम अप्रोच इज आल्सो नोन एज फ्लो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉइंट शुड बी नोटेड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार नेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आगे भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डेविड ईस्टन का जो सिस्टम अप्रोच है इस मॉडल को फ्लो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि डेविड ईस्टन खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम कंटिन्यूसली वर्क करता है, यानी कि पहले इनपुट होता है, लोगों की डिमांड होती है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, फिर उसका फीडबैक जाता है, फिर एक लूप बन जाता है, इनपुट आउटपुट, फिर डिमांड होती है, फिर पॉलिसीज़ बनती है, डिसीजंस बनते हैं, फिर लोग उसे सपोर्ट ना करके इनपुट भेजते हैं। तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम एक उस निरंतर बहती नदी की तरह जो हमेशा से मंद गति से बहती है। इसीलिए डेविड ईस्टन का जो सिस्टम अप्रोच का मॉडल है उसको
फ्लो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। डेविड ईस्टन की अब एक महत्वपूर्ण परिभाषा को हम समझ लेते हैं, और इस परिभाषा को आप ध्यान से समझिए, एक एक शब्द को आराम से समझिए, क्योंकि अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप सिस्टम अप्रोच को अच्छे से समझ पाएंगे। डेविड ईस्टन कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन इन एनी सोसाइटी थ्रू विच बाइंडिंग एंड अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज आर मेड एंड इम्प्लीमेंट। तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सोसाइटी में इंटरेक्शन होता है और जिसके द्वारा बाइंडिंग एंड अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। और ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा ही समाज में बाइंडिंग का मतलब है बाध्यकारी, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज यानी कि जो मूल्य होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जो मूल्य होते हैं सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्य हैं, उनका बंटवारा होता है। और ये जो बंटवारा होता है ये बाध्यकारी होता है। और बाध्यकारी क्यों है? क्योंकि अपने आप में ये अथॉरिटेटिव है, यानी कि सत्ता के द्वारा बांटा जाएगा, जो कि मानना ही पड़ेगा लोगों को, इसीलिए बाइंडिंग है यानी कि बाध्यकारी है। और ये अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ होगा, यानी कि मूल्यों को लोगों को मानना ही पड़ेगा, और ऐसे मूल्यों को समाज में या सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा ही बनाए जाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। अब हम डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं हर चीज़ को एक एक करके आपको बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस डायग्राम को नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए, बना लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसी से आपको समझने में अच्छे से मदद मिलेगी डेविड ईस्टन के सिस्टम अप्रोच को। तो अब हम एक एक करके इसको समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनपुट की। इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट बेसिकली लोगों की डिमांड होती है जो राजनीतिक प्रणाली से करते हैं, और ये इनपुट लोगों की ही डिमांड होती है। Inputs are such facts by which political system can gain power to run governance in any society. ईस्टन कहते हैं कि इनपुट्स वे फैक्ट होते हैं, वे तथ्य होते हैं जिससे पॉलिटिकल सिस्टम को शक्ति मिलती है किसी भी सोसाइटी में शासन को चलाने के लिए। इनपुट्स के बारे में डेविड ईस्टन कहते हैं कि निवेश वे मांगे होती है जो लोगों के समूह के द्वारा राजनीतिक प्रणाली से की जाती है। लोगों की मांगों के आधार पर राजनीतिक प्रणाली को कुछ कार्य करने पड़ते हैं, अतः राजनीतिक कार्यों के संचालन के लिए मांगों का होना अति आवश्यक है। डेविड ईस्टन ने 4 प्रकार के इनपुट्स की बात की है। पहला है डिमांड्स फॉर एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें ये बात करते हैं कि लोग सरकार से या फिर पॉलिटिकल सिस्टम से ऐसी मांगे कर सकते हैं जो वेलफेयर से संबंधित हो, सेवाओं से संबंधित हो। और दूसरी मांग है डिमांड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि समाज में या फिर राज्य में लोगों का व्यवहार कैसा हो, कैसे कानून हो, कैसे लॉज हो, लोगों के बिहेवियर को किस तरह से विनियमित किया जाए, इसकी मांग भी लोग कर सकते हैं। अगला है डिमांड्स फॉर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, अर्थात अगर लोग राजनीतिक प्रणाली में बढ़ चढ़कर भागीदारी करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, मत देना चाहते हैं, या इसके अलावा सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेशन की मांग भी लोग कर सकते हैं। अगला है डिमांड्स फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, और डेविड ईस्टन ये भी कहते हैं कि लोग कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन से संबंधित मांग भी राजनीतिक व्यवस्था से कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन आज के ज़माने में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और इसी को देखते हुए 2005 में भारत में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पारित किया गया था। सपोर्ट इनपुट के बारे में डेविड ईस्टन कहते हैं कि निवेश समर्थन वे तथ्य हैं जिनके द्वारा राजनीतिक प्रणाली को अपने कार्यों की पूर्ति के लिए बल या क्षमता प्राप्त होती है। कोई भी मशीन केवल कच्चे माल के आश्रय से नहीं चल सकती है, अपितु उसको चलाने के लिए विद्युत रूपी शक्ति या किसी अन्य प्रकार की शक्ति का होना आवश्यक है। और इसी शक्ति को डेविड ईस्टन ने सपोर्ट्स इनपुट की संज्ञा दी है। डेविड ईस्टन ने 4 प्रकार के सपोर्ट्स की बात की है पॉलिटिकल अप्रोच में, और इसमें पहला है मटेरियल सपोर्ट। मटेरियल सपोर्ट का मतलब है कि जब लोग सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स को सपोर्ट करते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से
सरकार को टैक्स देते हैं, कर अदा करते हैं, तो उसको मटेरियल सपोर्ट कहते हैं। दूसरा है लीगल सपोर्ट। लीगल सपोर्ट में वही चीज़ें आती है जब सरकार के द्वारा या फिर पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा बनाए गए लॉ है, ऑर्डर है, जब उसकी पालना लोगों के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, ईमानदारी से की जाती है, तो उसे लीगल सपोर्ट कहा जाता है। और अगला है पार्टिसिपेटरी सपोर्ट। पार्टिसिपेटरी सपोर्ट में जब लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, सरकार की पॉलिसीज़ को, सरकार के द्वारा दिए गए डिसीजन को अच्छा मानते हैं और सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं, तो उसको पार्टिसिपेटरी सपोर्ट कहा जाता है। और चौथा है सिंबॉलिक सपोर्ट। सिंबॉलिक सपोर्ट में वे तथ्य आते हैं जब लोग सरकार की प्रशंसा करते हैं, सरकार के द्वारा कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है उसको काफ़ी सराहते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ देश का सम्मान करते हैं, देश का गुणगान करते हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, उस पर अच्छे ट्वीट करते हैं, देश के हित में ट्वीट करते हैं, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं, तो उसको हम सिंबॉलिक सपोर्ट कहते हैं। गेटकीपर्स, तो आपने बड़े शहरों में देखा होगा या फिर बड़े बड़े घरों में देखा होगा कि घर के बाहर गेट में गेटकीपर्स होते हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है ऐसे लोगों को रोकना जिनका उस घर में रहने वाले से कोई मतलब नहीं है, जो काम के नहीं है, जो अनावश्यक लोग हैं, उनको रोकना, जिनके घर में अंदर जाने से अव्यवस्था फैल सकती है। तो उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में भी गेटकीपर्स का काम होता है ऐसी मांगों को रोकना जो अनावश्यक है, जो गवर्नमेंट को या फिर पॉलिटिकल सिस्टम को ओवर स्ट्रेस दे सकती है, ऐसी मांगों को रोकना। गेटकीपिंग प्रिवेंट्स अनवांटेड डिमांड्स टू एंटर इनटू पॉलिटिकल सिस्टम। तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि जो गेटकीपिंग की अवधारणा है वह ऐसी मांगों को पॉलिटिकल सिस्टम में जाने से रोकती है जो काम की नहीं होती है, जिनका पॉलिटिकल सिस्टम में कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, यानी कि अनैच्छिक मांगों को गेटकीपिंग पॉलिटिकल सिस्टम में जाने से रोकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गेटकीपिंग प्रिवेंट्स पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम ओवर स्ट्रेस। और पॉलिटिकल सिस्टम में ओवर स्ट्रेस ना हो, यानी कि अत्यधिक मांगे मौजूद ना हो पॉलिटिकल सिस्टम में, ये चीज़ें भी रोकती है गेटकीपिंग, यानी कि ओवर स्ट्रेस से पॉलिटिकल सिस्टम को रोकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गेटकीपिंग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट सिक्योर्स एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। तो बेसिकली ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जो पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको सुरक्षित रखती है। डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम में 3 प्रकार की गेटकीपिंग की बात की है, जिसमें पहला है स्ट्रक्चरल, इसमें आती है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। दूसरा है कल्चरल, कल्चरल में आता है द बिलीफ एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पीपल, यानी कि लोग किस तरह से सोचते हैं, लोग की मान्यता क्या होती है। और तीसरा है कम्युनिकेशन, यानी कि गवर्नमेंट टूल टू कन्वे देयर मैसेजेस, यानी कि जब कोई सरकार या पॉलिटिकल सिस्टम नीतियाँ बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, कुछ डिसीजंस देती है, तो उनको बयान करने के लिए, उनको बताने के लिए सरकार क्या यंत्र या फिर क्या साधन प्रयोग में लाती है, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि डेविड ईस्टन ने गवर्नमेंट को ब्लैक बॉक्स कहा है। ये एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्यों डेविड ईस्टन ने गवर्नमेंट को ब्लैक बॉक्स की संज्ञा दी है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि डेविड ईस्टन कहते हैं कि जब लोग सरकार से या फिर पॉलिटिकल सिस्टम से या गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं तो आम जनता को इस बात का पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट कौन सा डिसीजन देगी, कौन सी पॉलिसीज़ बनाएगी, यानी कि वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसके अंदर क्या है ये कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए डेविड ईस्टन ने गवर्नमेंट को ब्लैक बॉक्स की संज्ञा दी है। According to David Easton, outputs are collection of some decisions or policies that is made by political system to give response to the people demands। तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि आउटपुट्स ऐसे तथ्य होते हैं या फिर कुछ निर्णय और नीतियों का समूह होता है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा लोगों की जो डिमांड है उसको रिस्पॉन्स देने के लिए, उसको जवाब देने के लिए बनाई जाती है। तो ऐसे में ये आउटपुट्स कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ईस्टन कहते हैं कि निकास हुए निर्णय होते हैं जो निवेश मांगों को सामने रखकर राजनीतिक प्रणाली द्वारा किए जाते हैं। जब राजनीतिक प्रणाली से
कुछ मांगे की जाती है तो उन मांगों पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश में यदि मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उस देश की राजनीतिक प्रणाली को लोगों के अथवा मजदूरों के वेतन में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जितने भी निर्णय राजनीतिक प्रणाली द्वारा लोगों की निवेश मांगों को सम्मुख रखकर किए जाते हैं तो उसे ईस्टन ने निकास की संज्ञा दी है। यहाँ बात यह भी उल्लेखनीय है कि निकास निवेशों को भी जन्म दे सकती है। यदि लोग राजनीतिक प्रणाली के कार्यों से संतुष्ट न हो तो वे पुनः निवेश की मांग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इमेज में भी आप देख सकते हैं लोग हैं, तो लोग राजनीतिक प्रणाली से किसी भी चीज़ या किसी भी मुद्दे को लेकर मांग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उस मुद्दे पर सरकार के द्वारा या राजनीतिक प्रणाली के द्वारा डिसीजन दिए जाते हैं, निर्णय दिए जाते हैं या फिर पॉलिसीज बनाई जाती है तो उसको ही हम सामूहिक रूप में आउटपुट्स कहते हैं। फीडबैक एंश्योर्स द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल, यानी कि फीडबैक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है, लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है उसको ये सुनिश्चित करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फीडबैक आल्सो एंश्योर्स दैट इनपुट एंड आउटपुट्स कंटिन्यूसली ऑपरेट्स, और फीडबैक ये भी सुनिश्चित करता है कि जो इनपुट है या फिर आउटपुट है क्या वो अच्छी तरीके से लगातार चल रहे हैं। और रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल टुवर्ड्स आउटपुट इज नोन एज फीडबैक, तो लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है आउटपुट के प्रति उसे हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक एंश्योर्स दैट कंटिन्यूस फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, यानी कि किस तरह से सिस्टम का जो वर्क है वो लगातार चल रहा है उसी को सुनिश्चित करता है फीडबैक। डेविड ईस्टन ये भी कहते हैं कि फीडबैक की जो व्यवस्था है वो प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में होनी चाहिए, क्योंकि इसी माध्यम से लोगों की मांगे राजनीतिक प्रणाली तक पहुंचती है और राजनीतिक प्रणाली के निर्णय लोगों तक पहुंचते हैं। डेविड ईस्टन ने एनवायरनमेंट को दो भागों में बांटा है। पहला है एक्स्ट्रा सोसाइटल, यानी कि आउट ऑफ द कंट्री। एक्स्ट्रा सोसाइटल वातावरण का अर्थ उस वातावरण से है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या अन्य देशों की राजनीतिक प्रणाली की प्रतिक्रियाओं के कारण अवश्य ही पड़ता है। यानी कि मान लीजिए भारत अगर कोई पॉलिसी बना रही है तो दूसरे जो देश हैं, यानी कि भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है भारत की उस नीति पर, उस पॉलिसी पर, उससे हम एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरनमेंट में रखते हैं। और दूसरा है इंट्रा सोसाइटल, यानी कि भारत सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाते हैं तो देश के अंदर जो लोग हैं उनके द्वारा उस पॉलिसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोग उसे किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं या फिर डेविड ईस्टन के शब्दों में उसे किस तरह से सपोर्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंट्रा सोसाइटल वह वातावरण होता है जिसमें समाज में कार्य कर रही अन्य प्रणालियों का प्रभाव मुख्य प्रणाली पर पड़ता है। डेविड ईस्टन के सिस्टम अप्रोच में अनेकों कमियां भी देखी गई है और इन्हीं कमियों के आधार पर हम इनके सिस्टम अप्रोच की आलोचना करेंगे। तो आलोचना करने का पहला पॉइंट है बोरोड कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेविड ईस्टन ने भले ही ऐसे पहले विचारक रहे हैं जिन्होंने पहली बार पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम अप्रोच को लागू किया, लेकिन ये इसके जनक नहीं है। सिस्टम अप्रोच को इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी फिर सोशियोलॉजी से ग्रहण किया। तो इस प्रकार से ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो कि बायोलॉजी में अगर फिट हो सके या फिर सोशियोलॉजी में ये फिट हो सके तो ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में ये फिट हो सके। इसीलिए इस आधार पर हम इनकी आलोचना भी करते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्रॉड अप्रोच है। दूसरा है अ वेग अप्रोच। ये वेग अप्रोच है, अस्पष्ट है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन से डिमांड्स हैं, कौन से आउटपुट होंगे, इनपुट होंगे, गवर्नमेंट की या फिर पॉलिटिकल सिस्टम की कौन कौन सी डिसीजंस होंगी। तो इस प्रकार से अस्पष्ट है। अगला पॉइंट है लिमिटेड अप्रोच है। लिमिटेड इसीलिए है क्योंकि इसको डेविड ईस्टन ने सही ढंग से व्याख्यायित नहीं किया है और साथ में ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्री पर आधारित हो सकती है, डेवलपिंग नेशन पर आधारित नहीं हो सकती है। इसीलिए अपने आप में लिमिटेड है या फिर इनकम्प्लीट है। अगला पॉइंट है नॉट एप्लीकेबल फॉर द डेवलपिंग नेशन। जी हाँ, क्योंकि डेविड ईस्टन का जो सिस्टम अप्रोच है वो डेवलप्ड कंट्री के लिए बनाया गया था और इनका जो मॉडल है ये डेवलप्ड कंट्री के साथ ही जुड़ा है, इसीलिए डेवलपिंग नेशन के लिए ये अप्लाई नहीं हो सकता है, एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ये भी एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट बनता है क्योंकि आज के दौर में भी अधिकांश कंट्रीज डेवलपिंग ही है।
अगला पॉइंट है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ है। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ इसीलिए हैं क्योंकि ये थियोरेटिकल अप्रोच है जो एकेडमिक में ही लागू की जा सकती है, क्योंकि व्यवहारिक रूप में इस सिस्टम अप्रोच को लागू नहीं किया जा सकता है। ख़ासतौर पे विकासशील देशों में तो बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है एकेडमिक इम्पोर्टेंस ओनली, क्योंकि ये थियोरेटिकल है, सैद्धांतिक है, और ख़ासतौर पे ये व्यवहारवाद जो क्रांति हुई थी उसके साथ जुड़ा। और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का जब तेज़ी से उदय हो रहा था तो उस समय इसने केवल एकेडमिक इम्पोर्टेंस को बढ़ावा दिया। ये प्रैक्टिकल नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है जिसको लागू किया जा सके, इसीलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ओनली एकेडमिक इम्पोर्टेंस है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट बातें सिस्टम थ्योरी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।